हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजे हिंदी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दुल्हन की विदाई के बाद घर का माहौल गमगीन हो गया। माँ बाप, भाई बहन सभी दुखी थे, और हो भी क्यों ना। 20 वर्षों तक जिस कलेजे के टुकड़े को नाजों से पाला था, उसे 7 फेरे डालकर एक ऐसा व्यक्ति ले गया जिसे वह ठीक से जानती भी नहीं है। लेकिन कोई क्या कर सकता है, जमाने का दस्तूर है, निभाना तो पड़ेगा ही। कोई आंखों में लहराते आंसुओं को पीने की कोशिश कर रहा था, तो किसी के आंखों से अश्रु की धारा का अविरल प्रवाह हो रहा था। थोड़ी देर बाद घर में चारों तरफ सन्नाटा पसर गया। कभी कभार किसी के रोने सिसकने की आवाजें आ जाती। सूर्योदय होने वाला था। आकाश में फैल रही लालिमा भुवन भास्कर सूर्यदेव के आगमन की सूचना देने लगी थी। इनके प्रखर तेज से पराजित अंधेरा भूमंडल छोड़ने के लिए विवश हो गया, तथा विजय का शंखनाद करती इनकी किरणों ने जगत को प्रकाश पुंज से भर दिया। सुबह की घोषणा होते ही बाराती अपने अपने घर जाने की जद्दोजहद में लग गए, और तंबू कनात वालों ने भी अपना सामान सहेजना शुरू कर दिया। अविनाश भी उन्हीं बारातियों में से एक था। गांव जाने के लिए जैसे ही वो अपने स्कूटर से आगे बढ़ा, सामने से शंकर मामा आते दिखे। अविनाश बेटा, ये है नीतू, इसे दुल्हन की गाड़ी पर बिठा देना। मामा मेरे पास आकर एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए बोले। मैंने एक नजर नीतू पर डाली। खूबसूरत एवं आकर्षक व्यक्तित्व की मल्लिका नीतू के मासूम चेहरों के आकर्षण में मेरी नजरें थोड़ी देर के लिए अटक गई। मुझसे नजर मिलते ही नीतू ने अपनी नजर झुका ली। उसके नजर झुकाते ही मैंने अपने आप को संभाला और नीतू को पीछे बैठने का इशारा किया। संकोच के चादर में लिपटी नीतू मेरे पीछे बैठ गई। नीतू के साथ क्षणिक मुलाकात का असर दिल पर होने लगा, लेकिन क्या ऐसे ही जज्बात नीतू के दिल में भी उठ रहे हैं? जानने के उद्देश्य से मैंने बात करने की कोशिश की, तो असफलता हाथ लगी। नीतू मुझे गलत ना समझ ले, इसलिए मैंने दोबारा कोशिश नहीं की और उसे उसकी दीदी की गाड़ी में बैठा दिया। थैंक यू की आस में जब मैंने एक हसरत भरी नजर उसकी तरफ डाली, तो शर्म और संकोच के बोझ तले दबी नीतू ने मुस्कुराते हुए नजरें झुका ली। इतना काफी था दिल की गहराई में प्रेम बीज के आरोपण के लिए। शाम के समय नीतू की एक झलक पाने के बहाने मैं अपने मित्र आकाश से मिलने उसके घर पहुंचा, जहां उसकी चाहत पूरी हुई। नीतू के दीदार से उसको जो सुकून मिला, उसे अपने दिल में सजो मैं पढ़ाई के लिए लखनऊ आ गया। उन दिनों मैं कॉलेज एजुकेशन के अंतिम दौर से गुजर रहा था। मेरे ही गांव का आकाश मेरा एक घनिष्ठ मित्र था, और वो भी अपनी पढ़ाई लखनऊ से पूरा कर रहा था। कुछ दिनों के बाद वो भी शहर आ गया। फलस्वरूप हमारी उसकी मुलाकातें अक्सर होने लगी। हर बातचीत में आकाश नीतू का जिक्र जरूर करता, जो मुझे अच्छा लगता। लेकिन मन में एक शंका उत्पन्न हो गई, कहीं वो भी तो नहीं नीतू को पसंद करता है। एक दिन मजाक में ही मैंने उसे छेड़ा, अगर इतना पसंद करता है तो शादी क्यों नहीं कर लेता है उससे। उसने कहा कि मेरा बस चलता तो मैं उसे कल ही डोली में बिठाकर घर ले आता। उसका जवाब सुनकर मैं सन्न रह गया, क्योंकि वो हर दृष्टि से नीतू के लिए मेरे से उपयुक्त लड़का था। मैं मन मसोस कर रह गया और नीतू को एक स्वप्न समझकर भुलाने की कोशिश करने लगा। प्रतियोगी परीक्षाओं का दौर शुरू हो गया था, जो किसी भी स्टूडेंट के लाइफ का बड़ा ही कठिन दौर होता है। असफलता का एक दौर हर प्रतियोगी के धैर्य और परिश्रम की कड़ी परीक्षा लेता है। हम लोग भी उसी परीक्षा से गुजरने लगे। एक उम्मीद के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं का फॉर्म भरना, उसकी तैयारी करना, परीक्षा देना, उसके परिणाम की प्रतीक्षा करना, तथा असफल होने पर एक नई उम्मीद के साथ फिर उसी अभियान पर लग जाना हमारी नियति बन गई। प्रारंभिक दौर में सफलता की उम्मीद भूसे के ढेर से सुई निकालने जैसा था। उम्मीद पर दुनिया कायम है,
हम भी एक उम्मीद के साथ मैदान में डटे रहे। एक दिन आकाश मेरे रूम पर आया। एक उज्जवल भविष्य के निर्माण की व्यस्तता ने हमारी मुलाकातों के दौर को लंबा कर दिया था। मैंने उसे चिढ़ाने के उद्देश्य से पूछा कि उसकी मासूका का क्या हाल है, उसकी शादी होने वाली है। उसने कहा। मैंने जिज्ञासावश उससे पूछ बैठा, किससे? उसने उत्तर दिया, उसका होने वाला पति किसी बैंक में क्लर्क है, अगले महीने शादी है। और तुम्हारा प्यार? मेरे मुंह से अनायास निकल गया, कैसा प्यार? मैं किसी से प्यार नहीं करता। वो तो तुम्हें जलाने के लिए मैंने उस दिन कह दिया था। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन मनोभावों को नियंत्रित करते हुए ऊपर से शांत दिखने की कोशिश करने लगा। लेकिन आकाश की नजरें भाग गई। उसके जिद के आगे मैं हार गया और दिल का हाल बयां कर दिया। आकाश को यह जानकर बहुत दुख हुआ कि उसकी वजह से मैंने अपने प्यार को पाने की एक कोशिश तक नहीं की। लेकिन पछताए अब क्या होते हैं जब चिड़िया चुग गई खेत। नीतू की शादी हो गई और वो अपने पति के घर चली गई। आकाश के लाख आग्रह के बावजूद मैं शादी में नहीं गया। जाता भी कैसे? अपने सपने के महल को धू धू कर जलते देखने का मुझ में साहस नहीं था। जो हुआ उसे नियति का खेल मानकर मैंने अपने आप को संभाला और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जोर शोर से जुड़ गया। कहते हैं परिश्रम व्यर्थ नहीं जाता है, देर ही सही उसका फल अवश्य मिलता है। एक दिन वो शुभ समाचार भी मिल गया जिसका वर्षों से मुझे बेसब्री से इंतजार था। मेरा रेलवे में चयन हो गया और मैं अहमदाबाद चला गया। कई महीनों के बाद जब मैं गांव आया तो मेरे परिवार वाले मेरी शादी के लिए मेरे ऊपर दबाव बनाने लगे। माँ के हट के आगे बेबस मैंने भी हथियार डाल दिया। तभी एक दिन आकाश से मुलाकात हो गई जो उन दिनों गांव आया हुआ था। आकाश ने जो बताया उसे सुनकर मैं सन्न रह गया। नीतू के पति की एक दुर्घटना में देहांत तो हो गया था। पति की मृत्यु के बाद ससुराल की प्रताड़ना से नीतू पूरी तरह टूट गई थी। मैं नीतू से मिलना चाहता था, लेकिन हालात की गंभीरता को देखते हुए मिलना मुनासिब नहीं समझा। एक दिन आकाश के अनुरोध पर मैं उसके साथ बनारस गया। वहां एक रेस्टोरेंट में चाय पीने के उद्देश्य से गया तो वहां नीतू को देखकर चकित रह गया। सफेद साड़ी में लिपटी नीतू का शरीर सूख कर कांटा हो गया था। कई वर्षों से बीमार मरीज की तरह उसका चेहरा पीला पड़ गया था और वह अपने उम्र से काफी बड़ी लग रही थी। उसकी दशा ऐसी हो गई थी जैसे रस निकालने के बाद गन्ने की होती है। उसकी यह दशा देखकर मेरा कलेजा मुंह को आ गया। आकाश मुझे उसके पास ले गया। काफी देर तक चुप रहने के बाद मैंने पूछा, कैसी हो नीतू? और तुमने अपनी ये क्या हालत बना रखी है? मुझ जैसी अभागन की दशा इससे बेहतर कैसी हो सकती है, जिसने शादी के साल भर के अंदर अपने पति को खा लिया हो और ससुराल का सुख चैन छीन लिया हो। जरूर पिछले जन्म में मैंने कोई पाप किए होंगे जिसकी सजा ईश्वर मुझे इस जन्म में दे रहा है। ये कहकर नीतू फपक फपक कर रोने लगी। मैं भी भाव विह्वल हो गया। मैंने अपनी रुमाल नीतू की तरफ बढ़ाई, लेकिन उसने उसे नहीं लिया और अपने पल्लू से आंसुओं को पोंछने लगी। नीतू को समझाने के लिए मैंने कहा, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है नीतू, यह तो नियति का खेल है। उसे तो ना कोई जीता है न जीत सकता है। विषयांतर की कोशिश के तहत नीतू बोली, अच्छा छोड़िए इन सब बातों को, मैं भी कितनी मूर्ख हूँ। अपना ही दुखड़ा लेकर बैठ गई। आप बताएं कैसे हैं और आप मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? मैंने आकाश की ओर देखा। उसने इशारे से मुझे चुप रहने को कहा। मैं समझ गया कि नीतू से मिलाने की यह युक्ति इसी ने बनाई है। मैं नीतू से बोला, तुम्हारे साथ जो हुआ उसे सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ, इसीलिए मिलने की इच्छा बलवती हो गई। देखो नीतू, जो हो गया उसे तो बदला नहीं जा सकता है और ना ही तुम जो जिंदगी जी रही हो उसे इस तरह से जिया जा सकता है। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, कैसे काटोगी यह पहाड़ सा जिंदगी का सफर? आप कहना क्या चाहते हैं? नीतू बोली, मैं तुम्हारे दुख को बांटना चाहता हूँ।
तुम्हारे जिंदगी में खुशियों के रंग भरना चाहता हूँ। ऐसा नहीं हो सकता अविनाश बाबू। नीतू बोली, मैं इतनी खुदगर्ज नहीं हो सकती हूँ कि अपनी खुशियों के लिए किसी की जिंदगी को बर्बाद कर दूं। मैं अभागन आपको दे ही क्या सकती हूँ सिवाय दुख के। इसलिए मेरी चिंता छोड़िए, आप किसी अच्छी लड़की से शादी कर लीजिए। मैं अपने दुर्भाग्य का साया आपकी जिंदगी पर नहीं पड़ने देना चाहती हूँ। आप कृपया मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। ये कहकर नीतू वहां से जाने की कोशिश करने लगी। मैंने कहा, नीतू, अगर ये तुम्हारा अंतिम फैसला है तो मेरा भी फैसला सुन लो। मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। तुम्हारी खुशी में ही मेरी भी खुशी है, और अगर तुम मेरी जिंदगी में नहीं आई तो मैं शादी नहीं करूँगा। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। नीतू बोली, प्लीज आप मेरी बात मान लीजिए। मेरे अंदर अब सामर्थ्य नहीं है कि मैं परिवार और समाज के विरुद्ध आपका साथ दे सकूं। मैंने उसे आश्वस्त करते हुए कहा, नीतू, मैं तुम्हारी और तुम्हारे परिवार के अनुमति के बिना कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहता जो दोनों परिवारों को नागवार लगे। बस तुम एक बार हाँ कर दो, ईश्वर की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। आकाश ने भी नीतू को समझाने की कोशिश की तो नीतू ने सोचकर बताने का वादा किया और वहां से चली गई। नीतू के जाने के बाद कृतज्ञतावश मैंने आकाश का हाथ पकड़कर उसे गोद में भर लिया। आकाश बोला, अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो उसको मिलने से खुदा भी नहीं रोक पाएगा। अड़चने ज्यादा हैं, लेकिन तुम्हारे लिए मित्र आकाश से तारे भी तोड़ लाएगा। सबसे मुश्किल है पुरातन सोच वाले नीतू के पिताजी को मनाना, जो विधवा विवाह के लिए किसी भी सूरत में तैयार नहीं होंगे, चाहे बलि वेदी पर उनकी लड़की ही क्यों ना हो। और नीतू के ससुराल वाले, मैंने एक शंका जाहिर की, उनकी कोई चिंता नहीं है, बस नीतू को अपना हक छोड़ना होगा। मैंने कहा, मुझे तो नीतू को मनाना ही सबसे मुश्किल लग रहा है। हाँ, वो तो है, मगर जहाँ चाह वहाँ राह, सब कुछ सही हो जाएगा। आकाश बोला। दूसरे दिन नियत समय पर अविनाश आकाश के घर पहुंच गया। भाभी ने औपचारिकता के बाद अविनाश से मजाकिया लहजे में कहा, अरे देवर जी, कब तक अकेले इधर उधर भटकोगे? शादी कर जिंदगी संवार लो, नहीं तो बाद में जब कोई लड़की भाव नहीं देगी तो हाथ मलते रह जाओगे। आकाश ड्राइंग रूम में प्रवेश करते हुए बोला, मैं तो कब से इसे समझा रहा, मगर ये मानता ही नहीं है। कहता है शादी करूंगा तो उसी से जिससे प्यार करता हूँ। भाभी बोली, तो ये बात है, आप तो बड़े छुपा रुस्तम निकले। अब उस खुश नसीब का नाम भी बता दीजिए जो आपके दिल में उतर गई है। आकाश ने कहा, नीतू। हाँ, वो लड़की आपकी नीतू है, जिसने अविनाश के दिल का चैन और रात की नींद चुरा लिया है। नीतू का नाम सुनते ही भाभी अवाक रह गई और अपने को संयत करते हुए कहा, नियति की मारी उस दुखियारी में कहाँ इतना दम जो अपने आप को आपके बराबर देखे। ऐसे सपने मत देखिए या दिखाइए जो पूरा ही नहीं हो सके। अविनाश बोला, भाभी ऐसा मत कहिए, उसके पति के जिंदा रहते तो मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता, लेकिन अब जब उसी नियति ने एक मौका दिया तो ऐसा सपना देखने में कोई हर्ज नहीं है। पति की मृत्यु के बाद नीतू जिन परिस्थितियों से गुजर रही है, उससे तो अच्छा है कि वो इस निर्जीव संबंध को तिलांजलि दे और नए जीवन की शुरुआत करे। भाभी बोली, देवर जी, कहना आसान है मगर उस पर अमल उतना ही कठिन है। 1 मिनट के लिए अगर नीतू मान भी गई तो क्या समाज ऐसा होने देगा? भाभी, खोखले सामाजिक मर्यादा के बेदी पर नीतू घुट घुट कर मरे, ये मुझे मंजूर नहीं। भाभी बोली, कहीं नीतू के दुखों पर आपको तरस तो नहीं आ रहा है? जो बाद में परिवार और समाज के आगे झुक गया तो नीतू का क्या होगा? भाभी ने अविनाश के प्रेम की थाह लेनी चाहिए। भाभी, अविनाश तड़प उठा। उसने अपने जज्बातों को तो नियंत्रित कर लिया, मगर नस्तर की भांत दिल में चुभे शब्दों से उत्पन्न घावों को आंखों में झिलमिलाने से नहीं रोक पाया। आकाश बोला, भाभी,
ये क्या कह रही हो? अविनाश नीतू को वर्षों से प्यार करता है और नीतू से शादी भी करना चाहता था, मगर अपने पैरों पर खड़ा होने की जद्दोजहद में नीतू को खो बैठा। आप अविनाश का साथ दे या ना दे, मगर ऐसे निराधार आरोप से उसे दुखी तो मत कीजिए। भाभी बोली, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। भाभी अविनाश की तरफ देखकर बोली, आपका नीतू के प्रति प्यार देख मुझे खुशी हुई कि नीतू के भाग्य के दरवाजे अभी पूरी तरह बंद नहीं हुए हैं। नीतू के जीवन में बाहर एक बार और लौट आए, इसके लिए पूरे मन से कोशिश करूंगी। भाभी के सुझाव पर आकाश और अविनाश नीतू के गांव में शंकर मामा से मिले और अविनाश नीतू मिलन में उसके पिता को समझाने में उनका सहयोग मांगा। प्रगतिशील सोच के शंकर मामा उनके विचारों से बहुत प्रभावित हुए और नीतू के पिता से बात करने के लिए हामी भर दी। अपने अभियान के अगले चरण में ये दोनों नीतू की मम्मी से मिले। नीतू का जिक्र आने पर उसकी मम्मी भावुक हो गई और नीतू के भाग्य को कोसने लगी। इस पर आकाश ने उन्हें समझाया कि नीतू के वीरान जिंदगी में रौनक फिर से आ सकती है। उसकी मम्मी की उत्सुकता पर उसने पूरी बात बता दिया। अविनाश जैसा लड़का नीतू की जिंदगी में बाहर लाने को तैयार है, यह जान उन्हें बहुत खुशी हुई और वो नीतू के पापा से इस संबंध में बात करने को शहर से तैयार हो गई। अगले दिन नीतू के पापा से मुलाकात के बाद शंकर मामा ने नीतू के पिताजी से चर्चा के समय जैसे ही नीतू के विधवा विवाह की चर्चा की तो वो एकदम से उखड़ गए और उन्हें भला बुरा कहने लगे। नीतू के पापा बोले, आपको भले ही धर्म अधर्म की चिंता ना हो, मगर उन्हें है। विधवा विवाह जैसे पाप कर्म करके वो नरक के भागी नहीं बन सकते। मामा ने प्रतिवाद किया, इसके लिए चाहे एक निर्दोष को जन्म भर नरक भोगना पड़े। इस पर उसके पिताजी बोले, ये उसके पूर्व जन्म के कर्मों का फल है, उसे भोगना ही पड़ेगा। मामा ने अपना प्रयास जारी रखा। मैं पाप पुण्य धर्म अधर्म की जटिलता नहीं समझता, मगर इतना जरूर जानता हूँ कि मेरे किसी कर्तव्य से किसी का कल्याण होता है तो वही धर्म है। इसका मतलब सदियों से चली आ रही सामाजिक परंपराएं महत्वहीन है। नीतू के पिताजी ने अपने तर्कस का तीर छोड़ा। परंपराएं सामाजिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए मानव द्वारा बनाई जाती हैं, जो बदलते समाज के साथ बदलती रहनी चाहिए। शंकर मामा ने जवाब दिया, अगर मानव अपने लिए परंपरा बना सकता है तो मानव कल्याण के लिए उसे बदल भी सकता है। इस परंपरा के बदलने से अगर नीतू जैसे हजारों निर्दोष को सुख की एक आंच मिलती है तो मैं इसकी हिमायत करूंगा। जिन आदर्शों की बुनियाद खोखली होती है वे मजबूत प्रतिवाद नहीं कर पाते हैं। नीतू के पिताजी का भी यही हाल था। उनके हर तर्क की अचूक काट थी मामा के पास। रही सही कसूर नीतू की मम्मी ने पूरी कर दी। चौतरफा दबाव से नीतू के पिता को सहमत होना ही पड़ा। उधर भाभी का प्रयास रंग लाता है। नीतू के एक आशंका के समाधान हेतु भाभी अविनाश के परिवार का भी मन टटोलती है। अविनाश के परिवार को इस शादी से कोई नाराजगी नहीं थी। जब यह बात नीतू को पता चली तो उसके पापा और मम्मी अविनाश के साथ शादी के लिए मान गए हैं तो उसकी आंखों से अश्रु की धारा निकल पड़ी। वो समझ नहीं पा रही थी कि एक खुशी के आंसू हैं या दुख के, लेकिन इस समाचार को सुनकर उसके दिल को एक सुकून जरूर मिला था। नीतू के ससुराल वालों को भी इस शादी से कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि उसके ससुराल वाले चाहते ही थे कि नीतू इस घर से हमेशा के लिए चली जाए। और कुछ ही दिनों में नीतू और अविनाश की शादी की तारीख पक्की हो गई। कुछ महीनों के इंतजार के बाद नीतू के जीवन में एक बार फिर उजाला हो गया था। जब अविनाश ने उसके मांग में सिंदूर भरा तो वो न चाहते हुए भी उसकी आंखों के कोरों से आंसू निकल ही गए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई है तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।